प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए नई गाइडलाइंस की जारी। 21 सितंबर से मिल सकती है कई तरह की छूट। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलेगी लखनऊ मेट्रो। प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे, सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले की तरह रहेगी जारी। 29 और 30 अगस्त की रात को चीन की पीएलए आर्मी ने पूर्वी लद्दाख के पैगोंग सो लेक में की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना की घुसपैठ को किया नाकाम। इस बीच भारत और चीन के बीच चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्सेज में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को आरक्षण देने की राज्यों की दी अनुमति। और बहराइच गोंडा राजमार्ग पर आज सुबह तड़के बिहार से जालंधर जा रहे 17 मजदूरों से भरा वाहन हुआ दुर्घटना का शिकार। वाहन में सवार 5 मजदूरों की मौके पर हुई मौत, 16 मजदूर हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4.0 की नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी। 21 सितंबर से समस्त सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी, जिसमें फेस मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। 20 सितंबर तक शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके बाद अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। समस्त सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के सभी सभागार बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। उनतीस और 30 अगस्त की रात को चीन की पीएलए ने पूर्वी लद्दाख के पैगोंग सो लेक में घुसपैठ की कोशिश की है। चीनी सैनिकों की ओर से यह उल्लंघन तब किया गया जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद इस बात पर सहमति बनी थी कि अब विवाद की स्थिति नहीं आएगी। चीन लगातार इस क्षेत्र की यथास्थिति को बदलने की कोशिश में है, लेकिन भारतीय सेना हर बार उनके मंसूबे नाकाम करती आ रही है और इस बार भी वही हुआ। इस बीच भारत और चीन के बीच चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत भी चल रही है। चीन ने एक बार फिर कोशिश की है कि हमें याद है कि 14-15 जून की रात को जिस तरह से गलवान घाटी में कोशिश की थी चीन ने, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद लगातार बातचीत दोनों देशों के सैन्य स्तर पर चल रही है। कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत का दौर चल रहा है। उसके बावजूद 29-30 की रात को जो घटना पूर्वी लद्दाख के पैगोंग सो इलाके में पीएलए ने घुसपैठ करने की कोशिश की, उसे एक बार फिर भारतीय सेना ने नाकाम किया है। लेकिन चीन एक तरह से कह सकते हैं कि जो सोच है विस्तारवादी, वो लगातार इस तरह की हरकतों से जाहिर हो रही है। हमने देखा है कि 14-15 जून के बाद सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें भारत ने बहुत साफ चीन की विस्तारवादी नीति को नकारा है। एक प्रहार है जिसका मुंहतोड़ जवाब देने की बात की है। सिर्फ सैन्य स्तर पर इस जवाब को नहीं सीमित रखा गया है, बल्कि यह जवाब कई और मैदान में भी दिखाई दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना के मामले में 15 सितंबर तक ₹1 जुर्माने के तौर पर कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर उन्हें 3 महीने की सजा काटनी होगी। इसके साथ ही साथ उन्हें 3 साल तक प्रैक्टिस करने से भी रोक दिया जाएगा। फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। इससे पहले अदालत ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद संपत्तियों का सही विवरण न देने और ब्याजियों से सौदे का पैसा विदेश में भेजने के मामले में विजय माल्या को अवमानना का दोषी करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्सेज में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को आरक्षण देने की राज्यों को अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को पीजी दाखिले में आरक्षण देने की शक्ति राज्य सरकार को है। संविधान पीठ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को असंवैधानिक और अवमानना बताया है जिसमें इस तरह के रिजर्वेशन पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल तक अपनी सेवाएं देने के लिए बॉन्ड साइन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के संविधान पीठ ने आज इस मामले पर फैसला सुनाया। देश में सरकार के प्रयासों से कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से रिकवर होने की दर 76.63% हो गई है, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है, जो 1.68% हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में कुल 60,868 लोग कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 27,74,801 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 8,46,000 से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया गया है। बरेली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना से देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे समय को भी अवसर के रूप में बदलने का कार्य किया है। देश में स्वदेशी अपनाकर और आत्मनिर्भर बनकर देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इस दिशा में सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। हमारा देश स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनकर मजबूत और सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की समस्या को अवसर में तब्दील किया जा रहा है। इससे ज़्यादा लाभ उठाकर देश को सही दिशा में लाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना की जितनी अधिक जांच होगी, इसकी संख्या बढ़ेगी। इसको रोकने के लिए हम सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। देश में या पूरे विश्व में इस समय जो कोरोना का संकट आया है, इससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। हम धन्यवाद देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम किया है। कैसे हम स्वदेशी की बात कर सकें, कैसे आत्मनिर्भरता की ओर ज़्यादा बढ़ सकें, और इस दिशा में जो काम शुरू किए हैं उसके एक अच्छे सकारात्मक परिणाम भी नज़र आ रहे हैं। तो इस समय जो दौर चल रहा है, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कोरोना का संकट कब तक ख़त्म होगा, पर अब हमारा देश उस दिशा में काम कर रहा है कि हम कैसे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें। उसके हिसाब से पूरा प्रशासन, पूरा इस संदर्भ में काम कर रहा है। तो हम इतना कह सकते हैं, हम इसको समस्या को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर देश को एक सही दिशा में ले जाने का काम कर सकें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने मुजफ्फरनगर के खरड़ गांव में खेल विश्वविद्यालय की मांग को लेकर केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि खरड़ गांव 4 जिलों मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ की सीमा पर है। इसका लाभ पश्चिम के सभी जिलों को होगा। ज्ञापन देने वालों में भारत की कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन अवार्डी संजीव बालियान, मुंडभर भारत की कुश्ती टीम के खिलाड़ी रहे अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले सुनील लाराणा, विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी और डिग्री कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग से जुड़े प्रोफेसर मौजूद रहे। केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। खिलाड़ियों की मांग को पूरा कराया जाएगा। जनपदों के सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज यहाँ पे आए हुए हैं। अर्जुन अवार्डी टीम जो अलग अलग कुश्ती, कबड्डी, अलग अलग खेलों के, विशेष रूप से शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर जनपद के और मेरठ जनपद के भी। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो इन सब लोगों का यही अनुरोध है कि खरड़ गांव चूँकि चारों डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर पड़ता है और देहात का इलाका है और खिलाड़ी इधर से निकलते हैं हमेशा इन 3 जिलों से, तो इन सब का यही था कि मुख्यमंत्री तक ये बात इनकी जाए कि खरड़ में अगर खेल यूनिवर्सिटी बनेगी तो इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सूटेबल प्लेस भी है और खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। हमारे खिलाड़ी बहुत दूर दूर तक जाते हैं और अगर आप देखेंगे हरियाणा के बाद अगर किसी के मेडल आते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के। तो खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो तो सभी खिलाड़ियों की मांग है कि
खरड़ गांव में खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। इनकी भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा। बहराइच गोंडा राजमार्ग पर सुकई पुरवा गांव के पास आज सुबह तड़के बिहार से जालंधर जा रहे 17 मजदूरों से भरा वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें सवार 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और घायलों का सीएचसी पयागपुर एवं गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल बहराइचपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानजय सिंह ने बताया कि आज सुबह लगभग 5:30 बजे थाना पयागपुर के सुकईपुरवा चौराहा अंतर्गत लालपुर ग्राम सभा के पास बिहार के सिवान से पंजाब जा रही वाहन के सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया, जिसमें सवार 16 मजदूरों को गंभीर चोटें आईं। इनमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 मजदूरों की सीएचसी प्रयागपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। शेष घायलों को सीएचसी पयागपुर एवं जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु रवाना किया गया है। सभी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच की है। आज प्रातः करीब 4:15 बजे के आसपास पयागपुर थाना क्षेत्र में सुकईपुरवा चौराहे के पास एक फोर्स क्रूजर गाड़ी थी, जो कि बिहार से उसमें मजदूर लदे हुए थे और अम्बाला फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई एक ट्रक से टकरा गई और उसमें करीब 5 लोगों की डेथ हुई है। 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है, 3 लोगों को सीएचसी हॉस्पिटल भेजा गया था, वहाँ उनकी डेथ हुई है और 11 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया है। 8 लोग मामूली रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अयोध्या में राम की पैड़ी के बाद प्रदेश सरकार अब 14 कोसी परिक्रमा की परिधि में स्थित सूर्य कुंड को विकसित करने जा रही है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सूर्य कुंड का कायाकल्प किया जाएगा। सूर्य कुंड के विकास को लेकर अयोध्या के संत और धर्माचार्यों में खुशी है। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के वीसी डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया कि पर्यटकों को अयोध्या में कम से कम 3 दिन रोकने के लिए अयोध्या के आसपास के जो पौराणिक स्थल हैं, उनको विकसित किया जा रहा है। उसी क्रम में सबसे पहले सूर्य कुंड को विकसित किया जाएगा। सूर्य कुंड परिसर में 50 दुकानें बनाई जाएंगी, जिनको व्यापारियों को किराए पर दिया जाएगा, जो धार्मिक संबंधी वस्तुएं विक्रय करेंगे। उन्होंने बताया कि सूर्य कुंड परिसर में ही भगवान राम के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर लेजर शो भी दिखाया जाएगा। सूर्य कुंड में सारी एक्टिविटीज द्वितीय पाली यानी शाम को ही रखी जाएंगी। इसके साथ ही साथ हवन कुंड नवग्रह वाटिका भी बनाई जाएगी। शाम को लाइट एंड साउंड शो का भी प्रदर्शन होगा, जिसमें भगवान राम के जीवन से संबंधित लेजर शो दिखाए जाएंगे। सूर्य कुंड का दौरा किया था और उन्होंने उसको विकसित करने का आदेश दिया है। उसके क्रम में विकास प्राधिकरण द्वारा उसकी योजना तैयार की गई है, कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत नए सिरे से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा और उस बाउंड्री वॉल में भगवान राम से संबंधित जीवन वृत्तियों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों का और दिन भर का अट्रैक्शन के लिए बच्चों के लिए वहाँ पे बड़े बड़े झूले लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक साइंस पार्क डेवलप किया जा रहा है। एक ओपन एयर थिएटर बनाया जा रहा है। एक हवन कुंड और नवग्रह वाटिका बनाई जाएगी। उसके अंतर्गत वहाँ पे सोवेनियर शॉप्स बनाए जाएंगे। लगातार ये व्यवस्था सस्टेन किया जा रहा है, होती रहे, इसके लिए लगभग 50 दुकानें निकाली जा रही हैं। शाम के समय वहाँ पे 7 बजे से 8:30 बजे के बीच लाइट एंड साउंड शो होगा। इसमें लेज़र शो भी शामिल है। इसमें टिकट लगाया जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने आज सुल्तानपुर के गोमती हॉस्पिटल में स्थित ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ कोविड-19 को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने जिला प्रशासन को शासन की गाइडलाइंस का अनुपालन कराने के लिए सख्त निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने जनपद में किसी भी प्रकार के पर्व को मनाए जाने पर सख्ती से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिए हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि अनलॉक 4 में निरंतर एंटीजन टेस्टिंग चलती रहेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सक व अस्पताल की कोई कमी नहीं है। कोरोना संक्रमितों के लिए 1,58,000 बेड सुरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के छोटे जिलों में भी L2 अस्पतालों का दायरा हमने बनाया है। 5 से 10 वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी गई है। वर्तमान समय में 58,000 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देखिए, अनलॉक 4 की गाइडलाइन तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है और हमारा रणनीति जो पहले से चले आ रहा है, इसमें मूलतः हम टेस्टिंग को हमको बढ़ाना है हर एक जनपद में, पूरे प्रदेश में। वो हमारा जारी रहेगा, हमारा सर्विलेंस टीम जारी रहेगा, हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रहेंगे और उसके हिसाब से जितने पेशेंट आएंगे उनको अलग अलग वर्ग में करके होम आइसोलेशन, L1, L2 और सीरियस वाले को L3, ये पहले से चले आ रहा है। इसमें हम लोग का कोई कमी नहीं आएगा, आगे बढ़ते ही जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले और जांच में आ रही शिकायत को लेकर जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश आज अचानक कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति कार्यालय पहुंचकर कोविड-19 के दृष्टिगत प्रोटोकॉल के पालन और शासकीय कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्द सफलता मिलेगी और लखनऊ में बढ़ते कोरोना के मामले नियंत्रण में होंगे। स्ट्रैटेजी हमारी बहुत क्लियर है, हमें केसेस को कंटेन करना है। कंटेनमेंट जोन में हमने अपनी RRT की और डोर टू डोर सर्विलांस की एक्टिविटी बहुत ही इंटेंसिव कर दी है और साथ ही साथ जो जनपद का इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो 24/7 फंक्शनल है। वो इन सब के ऊपर निगाह भी बनाए हुए, डेली वहाँ से बातचीत फीडबैक होती है और वहीं से सेंट्रलाइज सारे के सारे कोविड अस्पतालों की एम्बुलेंसेज की मॉनिटरिंग और उनकी लगातार वहीं से शिफ्टिंग भी करता है। फिरोजाबाद के युवा किसान ने पारंपरिक खेती को छोड़ विदेशी प्रजाति के ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। इस फल में बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। कैरोटीनाइड रिच फूड लेने से कैंसर और हार्ट डिसीज, कार्डियोवास्कुलर का खतरा बना रहता है। यह फल डायबिटीज, चर्म रोग और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी सहायक है। औषधीय महत्व का फल होने के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है। थाईलैंड, मैक्सिको और सेंट्रल एशिया में भी इसकी खेती बड़े भूभाग पर की जाती है। फिरोजाबाद के ग्राम नगला केवल निवासी युवा किसान देवी दयाल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी के बजाय खेती में रोजगार तलाशा। उन्होंने अमरूद की 1 एकड़ फसल में इंटरक्रॉप के रूप में ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं। इन्होंने 2 वर्ष पूर्व 300 लकड़ी के पिलर के सहारे करीब 1000 ड्रैगन के पौधे लगाए थे। इन पौधों से करीब 30 कुंतल फल उत्पादन मिल जाता है, जिनसे प्रतिवर्ष 5 से 6 लाख रुपए की आय होती है। देवी दयाल ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इस कारण कोरोना काल में इन फलों की काफी मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात में भी उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के बारे में थोड़ी जिक्र किया था कि हमारे देशवासी ड्रैगन फ्रूट खाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। इम्यूनिटी सिस्टम के अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं स्वास्थ्य के लिए। जैसे आपको अर्थराइटिस हो जाता है, हार्ट ब्लॉक होता है, बीपी हाई और लो होता है, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसी वजह से इस बार क्या हुआ कि पिछले सीजन में हमारा इसका डिमांड लोकल मार्केट में से कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया तब से लोकल मार्केट में भी इसकी डिमांड आना शुरू हो गई है। लोकल मार्केट में भी हमारा ये 250-300 रुपये पर केजी तक चला जा रहा है। और सर रही प्रोत्साहन की बात तो मैंने सर एमटेक किया हुआ है कलिंगा उत्कल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले से ही जुड़ा हुआ था। उस चक्कर में मेरे को उद्यान विभाग द्वारा जो DHO करंट में है उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन किया कि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करो, इससे आपको अधिक बेनिफिट होगा। ड्रैगन फ्रूट एक तो इसको सुपर फूड माना जाता है और एक काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू इसमें है। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मिनरल्स, सारे मिनरल्स और विटामिन्स इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद ये है कि यदि अगर 1 एकड़ किसान ड्रैगन फ्रूट करता है तो ये 8 बाई 8 मीटर की दूरी पे लगता है, तो लगभग उसमें आपके एक पिलर पे 4 पौधे लगते हैं।
तो कुल मिला के लगभग 450 के आसपास 1 एकड़ में पिलर आएंगे, तो ये 1750 के आसपास आपके पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। और इससे शुरुआती में मतलब दूसरे से तीसरे साल में आपको 4 से 5 लाख रुपए प्रॉफिट होगा, और 5 साल के बाद इसमें 9 से 10 लाख रुपए प्रॉफिट होते हैं पर एकड़ में। तो इतना प्रॉफिटेबल इस समय कोई फसल नहीं है जिसमें कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बेहतर है, और साथ ही साथ चूँकि ये बड़े पैमाने पे होगा तो लोगों को खाने के लिए मिलेगा, तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होने के कारण एक तो कुपोषण का समाधान होगा, दूसरे आर्थिक रूप से किसान समृद्ध होगा। और वास्तव में जो किसानों के आय को बढ़ाने या दूना करने 3 गुना करने की बात हो रही है, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। नीति आयोग द्वारा देश के अत्यंत पिछड़े जिलों को मुख्यधारा से जोड़कर विकास के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास अब रंग लाते दिख रहा है। जुलाई माह में की गई समीक्षा के आधार पर प्रदेश का सोनभद्र जिला डेल्टा रेटिंग में देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कायाकल्प, पोषण, स्वच्छ पेयजल सहित अन्य कई बिंदुओं पर की गई इस समीक्षा में सोनभद्र देश का पहला जिला घोषित किया गया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि हमारा प्रयास है कि सोनभद्र पिछड़े जनपद की सूची से हमेशा के लिए खत्म हो जाए और यहाँ के लोगों को भी वो सारी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों जो अन्य विकसित जिलों में हैं। उन्होंने इस प्रयास के लिए सभी विभागों को धन्यवाद देते हुए इस रेटिंग को कायम रखते हुए और बेहतर तरीके से कार्य करने की अपील की है। भारत में करीब 118 जनपद आकांक्षित जनपद के रूप में चिन्हित किया गया। इसमें प्रत्येक महीने जो 6 पैरामीटर्स है, उस 6 पैरामीटर्स के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। उस इंडिकेटर्स पे कितना प्रगति हुआ प्रत्येक महीने इसकी आंकलन किया जाता है, और जो जनपद अच्छा परफॉर्म करता है प्रत्येक इंडिकेटर में उस पर रैंकिंग दिया जाता है। जिसमें प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल डेवलपमेंट है और जो कृषि कार्य है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में जो हम लोग वो काम अच्छा करते हैं उस पर डेल्टा रैंकिंग आती है। तो इस महीने पिछले विगत महीने का सोनभद्र प्रथम स्थान पर आई। बाराबंकी जिले का पवैयाबाद एक ऐसा गांव है जो जिले में स्वच्छता की नजीर पेश कर बेहतर सुविधाओं से शहरों को टक्कर दे रहा है। करीब 5000 की आबादी वाले इस गांव में आरसीसी और इंटरलॉकिंग युक्त सड़कें, चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे, बच्चों को सुंदर परिवेश के लिए चिल्ड्रन पार्क, युवाओं के फिटनेस के लिए ओपन जिम के साथ साथ गांव में वाईफाई की व्यवस्था और ग्राम सचिवालय की स्वच्छता व सुंदरता शहर के माहौल को मात दे रही है। कुछ समय पहले इस गांव में जर्जर सरकारी भवन व टूटी फूटी सड़कें ग्रामवासियों के जीवन यापन और विकास की बाधा में साबित हो रही थी, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम उत्थान विकास संबंधित योजनाओं से पूरा गांव सुसज्जित हो गया है और ये गांव जिले के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रहा है। मुख्य विकास अधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि बाराबंकी जिले में कई गांवों को मॉडल गांव में विकसित करने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। सुविधाओं से लैस बाराबंकी जिले में कई मॉडल गांव बनाए जाएंगे। अभी तक 3 मॉडल गांव बनाए जा चुके हैं। गांव के स्थानीय युवाओं का कहना है कि साल भर पहले शाम होते ही गांव अंधेरे में डूब जाता था, मगर अब पूरा गांव विकास के उजाले से चकाचौंध हो गया है। हमारा गांव पहले से बहुत खूबसूरत हो गया है। हमारे गांव में मिनी सचिवालय और स्कूल का कायाकल्प बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारे गांव में नालियां, खड़ंजे और जगह जगह मतलब कूड़ेदान रखने वाले सब बन गए। कुछ बाकी नहीं है जो हमारे गांव में ना हुआ हो। और हमारे गांव में मिनी सचिवालय है, हमारे गांव में पुस्तकालय खुल गए हैं और हमारा गांव पहले से बहुत अच्छा बन गया है। और हमारे गांव में सबसे अच्छी बात यह है कि युवाओं के लिए एक जिम खुल गया है जो सरकार के द्वारा योजनाओं के द्वारा आया हुआ है। और हमारे गांव में जो युवा हैं वो रोज़ जिम करने आते हैं। मेरे गांव में कभी वाटर सप्लाई, नालियों का पानी निकलने के लिए गुंजाइश नहीं थी। यहाँ पे इतनी जर्जर व्यवस्था थी कि नालियों में पानी भर जाता था, जहाँ तहाँ गड्ढों में पानी रुकता था, जिससे न जाने कितनी समस्याएं उत्पन्न होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 2-3 साल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाई हुई न जाने कितनी अनगिनत योजनाओं के तहत हमारे गांव में अत्यधिक विकास हुआ है। मेरे अधिकारी डीएम साहब, सीडीओ मैडम, अधिकारियों के लाई योजनाओं से मेरा गांव आज शहर को मात दे रहा है। मैंने
मिनी शौचालय या विद्यालय का लॉन बिल्कुल चकाचक फर्स्ट क्लास है। फिर मैंने ओपन जिम का उद्घाटन भी किया। चुकी है यहाँ पे ग्राम पंचायत में नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग और भूमिगत नाली पत्थर युक्त नालियाँ जो बनी हैं, और इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिवालय में सारी सुविधाएं हैं। मीटिंग हॉल की व्यवस्था है, कॉन्फ्रेंस रूम की व्यवस्था है, और वाईफाई, म्यूजिक सिस्टम और पुस्तकालय की व्यवस्था है। बच्चों के लिए ओपन जिम, ताकि वो शहर पे न जाके ग्राम पंचायत में ही अपनी एक्सरसाइज और व्यायाम कर सकें। और गांव के ही लोगों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फोटोकॉपी व्यवस्था है और कलर फोटो की व्यवस्था है। एक तो बाराबंकी ज़िले में हम लोग मॉडल गांव करके कुछ गांव विकसित कर रहे हैं, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरा होगा, लाउड स्पीकर होगा, उस गांव की अपनी वेबसाइट होगी, उस गांव में पूरा इंटरनेट होगा, वहाँ के पंचायत भवन में एक कंप्यूटर सेंटर होगा जिसमें फ़ोटोकॉपी होने का काम हो, या कंप्यूटर जो जन सुविधा केंद्र में काम होते हैं वो पंचायत भवन पे होने लगेंगे। लोग आके इंटरनेट का प्रयोग भी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि लाइब्रेरी भी विकसित हो उन गाँव में, और जितनी उस गांव का हर एक पहलू, चाहे वहाँ जो कूड़ा है उसका गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग करके पूरा सिस्टमेटाइज रूप से वहाँ अलग अलग हम लोग डस्टबिन बनाएंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, डोर टू डोर कलेक्शन हम लोग कूड़े का करेंगे। इस तरह के जो मॉडल गांव बनेंगे उसका फिर हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे। बाकी प्रधानों को भी, हमारे यहाँ बन चुके हैं 3-4 गांव, तो प्रधानों को लेकर भी जाएंगे बाकी गाँव के, ताकि वो भी अपने गाँव को उसी प्रकार से विकसित करें। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए नई गाइडलाइंस की जारी। 21 सितंबर से मिल सकती है कई तरह की छूट। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलेगी लखनऊ मेट्रो। उनतीस और 30 अगस्त की रात को चीन की PLA आर्मी ने पूर्वी लद्दाख के पैगोंग सो लेक में की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना की घुसपैठ को किया नाकाम। इस बीच भारत और चीन के बीच चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत जारी। सुप्रीम कोर्ट ने PG मेडिकल कोर्सेज में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को आरक्षण देने की राज्यों को दी अनुमति। बहराइच गोंडा राजमार्ग पर आज सुबह तड़के बिहार से जालंधर जा रहे 17 मजदूरों से भरा वाहन हुआ दुर्घटना का शिकार। वाहन में सवार 5 मजदूरों की मौके पर हुई मौत, 16 मजदूर हुए घायल। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, आप सभी का अभिनंदन करता हूं।